तो भाई एटम की बात हो गई, मतलब स्किन की बात हो गई, अब बोन्स तक घुसने की टाइम आ चुका है। यानी कि अपन ने बाहर वाले स्ट्रक्चर की बातें कर ली हैं, बीच में बैठा हुआ एक बहुत छोटा सा मास, मगर ये सारी दुनिया लेके बैठा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लिया इन वन शॉट। सीधे टू द पॉइंट अटैक करते हैं अपन। हमसे कहा जाएगा कि न्यूक्लियस क्या है, तो हम लोगों ने रदरफोर्ड के मॉडल को समझा है और उस मॉडल से हम लोगों ने एक चीज निकाल कर लेकर आए थे कि द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इज सेंटर। मतलब कि पूरे के पूरे एटम का जो मास है वो उसके सेंटर पे बैठा हुआ है और उसे हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास बेसिकली दो पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे बाबा जी ये भी तो होता है, ये भी तो होता है। तो भाई ज्ञानी लोगों, ऐसा है कि अभी पेपर के लिए मुझे दो की जरूरत है, तो मुझे तो दो ही दिखेंगे। अर्जुन की तरह देखो, मछली की सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, तभी तुम स्वयंवर जीत पाओगे। और तुम्हारा स्वयंवर क्या है? तुम्हारा ये बोर्ड का एग्जाम। ठीक, तो इसको जीतना है ना अपन को, तो बस बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रखो। सो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, इनको अपन लोग कलेक्टिवली कह सकते हैं न्यूक्लियॉन्स। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेसिक अपनी जो केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज है जिसको तुम एलिमेंट्स में देखते हो, हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम लोग A से रिप्रेजेंट करेंगे। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर का जो सम है दैट इज एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय A। अगर हम लोग यहां पर देखें और कोई मुझसे कहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास हो जाएगा एटॉमिक नंबर। अगर किसी ने मुझसे कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, और ऑब्वियसली अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मुझसे कोई कहे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ, तो वो एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर दोनों के नंबर हैं, प्रोटॉन का नंबर भी है, न्यूट्रॉन का नंबर भी है, और प्रोटॉन का नंबर Z के पास है। तो अगर सिर्फ मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दूंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आ जाएंगे। अगर ऐसे बात समझ में नहीं आई तो अब मेरी बात समझ में आएगी। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने आपसे कहा 23 Na11, हमेशा नीचे चाहे यहां जो लिखा होगा वो होगा एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखा होगा वो होगा एटॉमिक मास। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 23 माइनस 11 12। सीधी सीधी बात है। एक और एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने, जैसे 39 AR18 मान लेते हैं। अब वो 39 की जगह 40 भी हो सकता है। अगर मुझसे किसी ने कहा कि यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो 39 के अंदर तो दोनों है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसको 18 से माइनस कर दो, सीधे सीधे आंसर आ गया 21 न्यूट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो हमको कोई दिक्कत नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स यानी न्यूक्लियॉन्स निकालने में। इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत रेयर है कोई पूछे तुमसे। तो ये तो हो गई अपने पास बेसिक कहानी। अब अपन के पास जब आता है तो यहां पर तीन तरह से अपन लोग एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। यहां पर आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ये तीन हमारे पास होते हैं। अगर आइसोटोप्स की अपन बात करें तो आइसोटोप्स मतलब, टोप्स मतलब मैं तो कहता हूं टोपी, है ना, यानी टॉप, जिनका टॉप डिफरेंट हो, जिनकी टोपी डिफरेंट हो। हम लोग किसी भी एलिमेंट को कैसे लिखते हैं? अगर मेरे पास ये है तो ऊपर एटॉमिक मास, नीचे एटॉमिक नंबर। ठीक, सो अगर आप देखें जिनकी टोपी डिफरेंट हो, यानी कि जिनके टॉप्स डिफरेंट हो, टोपी डिफरेंट हो, टॉप डिफरेंट हो, वो सब के सब एलिमेंट आइसोटोप्स हैं। एग्जांपल 1H1, एग्जांपल 2H1, एग्जांपल 3H1। सो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ये सारे के सारे आइसोटोप है। क्यों? क्योंकि इन सबकी टोपी अलग है मगर इन सबका बेस सेम है। एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम, मतलब कि एटॉमिक नंबर यानी Z सेम एंड एटॉमिक मास डिफरेंट, तो वो कहलाएंगे आइसोटोप्स। दैट्स इट। इसके बाद आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स वो बुलाते हैं, बार्स मतलब मैं याद रखता हूं बेस, तो जिनके बेस डिफरेंट हो, बेस मतलब कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो। यानी कि आपके पास एग्जांपल आ जाएगा 40 Ca20 एंड 40 Ar18। तो यहां पर यह चीज क्या क्लियर कर रही है? यह चीज ये क्लियर कर रही है अपन को कि दोनों का एटॉमिक मास सेम है, दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। भाई साहब ये क्या है? ये है आपके पास आइसोबार्स।
अगर मैंने आपसे कहा आइसोटोन्स, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, तो यार अगर किसी के लिए a माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या था, a माइनस जेड, तो अगर a माइनस जेड सेम हो गया तो आपके लिए वो कहलाएंगे आइसोटोन्स। अब आप कहोगे कि बाबा जी एक बात बताइए आप हमें, हम इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें? तो देखो मैं तुमको देता हूं एक बूटी। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। यहां पर एक काम करो, पकड़ लो अपन कार्बन को, तो जैसे सपोज करो मैंने लिखा नाइट्रोजन 14n7, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, 14 माइनस 7 7। तो अब कार्बन को लिख लो, कार्बन 6, अब अगर 7 ऐड करोगे तो कितना, 13, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स मिल जाते हैं, 13 वाला, 14 वाला, 15 वाला, तो इसीलिए अपन उसको कार्बन के साथ पेयर बना दो। तो यहां पर देखो 13 माइनस 6 7, 14 माइनस 7 7, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों के केस में 7 है। अपन को कोई एग्जाम्पल रटना नहीं है भाई, समझना है। आप, मैंने कहा आपसे 16O8, इसके साथ कार्बन को फिर से बना लो, क्या बनाओगे तुम, देखो C6 और यहां पर 14 माइनस 6 8, 16 माइनस 8 8। सो आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, आइसोटोप्स मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम, टोपी डिफरेंट, एटॉमिक मास डिफरेंट। आइसोबार्स, बार मतलब बेस डिफरेंट, यानी कि मैं ये कह सकता हूं A जो है वो सेम होगा इस केस में और Z जो है वो डिफरेंट होगा। दैट्स इट, बस इतना ही तो ध्यान रखना था। ये तीनों चीजें हो गई, काम की हैं, दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो, अब अपन न्यूक्लियस के अंदर घुस रहे हैं। अब अगर अपन न्यूक्लियस के अंदर घुस रहे हैं तो सबसे पहले अपन से पूछा जाएगा रेडियस। रेडियस का ये फॉर्मूला देख के आधे से ज्यादा लोगों को ये लग रहा है कि बाबा जी ये फॉर्मूला हमें करना है कि नहीं करना है, कैसे आया, डेरिवेशन आएगा कि नहीं आएगा। अरे भाई डेरिवेशन क्यों आएगा, ये हमारे पास जो है ये इंपीरिकल फॉर्मूला है, मतलब कि ऑब्जर्वेशनल बेस्ड है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। R इज इक्वल टू R0 A टू दी पावर 1/3, इस पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हैं आपके एग्जाम्स में। यहां पर ये R0 कांस्टेंट है और ये एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, फर्मी में दिया होता है बेसिकली हमारे पास। A एटॉमिक मास है, R0 की वैल्यू क्या है अगर आप देखना चाहो तो R0 की वैल्यू बेसिकली कहीं पर आपको मिलेगी 1.2 फर्मी, फर्मी मतलब 10 टू दी पावर माइनस 15, कहीं पर ये मिलेगी आपको 1.4 फर्मी। तो वो आपको क्वेश्चन में दे देगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और 1 फर्मी होता है 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। सो इस चीज को भी ध्यान रखना। अब आपसे जैसे क्वेश्चन कहेंगे वो बोलेंगे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी? तो यार एल्यूमिनियम के लिए अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम 1327, सो एटॉमिक मास कितना हो गया 27, तो आप लिखोगे R इज इक्वल टू R0 A टू दी पावर 27 टू दी पावर 1/3। इसको आप लिख सकते हो 3 का क्यूब। अगर 3 का क्यूब लिखोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी R0 3 की पावर 3 इंटू 1/3, R इज इक्वल टू 3R0। इसकी जगह पर मैं एक एलिमेंट और ले लेता हूं, बोलता रेडियस को कंपेयर करो आप इनकी, तो उसके लिए भी वो फॉर्मूला लगाते, दोनों का रेशियो ले लेते। R0 की जो वैल्यू वो देंगे आप वो रख देना, वहां पर नहीं दे तो 1.2 फर्मी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां मेंशन कर देना कि R0 इज इक्वल टू 1.2 फर्मी। सो आपके पास ऐसे कम से कम नहीं तो 8 से 10 न्यूमेरिकल है जो अपन ने अभी इतने शॉर्ट में डिस्कस कर डाले हैं। अब मैं टाइम पास करना होता तो मैं 10 के 10 न्यूमेरिकल करवाता और बोलता वाह 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 बहुत बढ़िया आ गया तुमको समझ। अरे इतना टाइम नहीं है अपने पास, अपने को समझना है बेसिकली, ए की वैल्यू रखनी है, बस काम खत्म, इतनी सी तो बात थी। R0 रेडियस, काम खत्म। अब आता है अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो हमसे कमेंट करवाएगा डेंसिटी के ऊपर। अब अगर अपन देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार के क्वेश्चंस लॉजिकल लेवल पर हैं, इसीलिए मैं तुमको जो श्योर शॉट दे रहा हूं उसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस भी साथ में दे रहा हूं, क्योंकि 12 क्वेश्चंस हैं। अगर कुछ हो सकता है पेपर ज्यादा टफ बनाए तो वो ऐसे हॉट्स क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसीलिए तुमको श्योर शॉट पूरे के पूरे करने हैं, पूरे के पूरे करने, ध्यान से कुछ मिस मत करना। आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप पर मिल ही रहे हैं तुमको ऐप पर मिल ही रहे हैं, उसमें सैंपल पेपर भी अब तुमको मिलने वाले हैं, इसीलिए कह रहा हूं कि बैच डाउनलोड करते रहो, बैच को ज्वाइन करते रहो सारे के सारे। अब अगर अपन न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करें तो न्यूक्लियर डेंसिटी अपने पास बेसिकली क्या होता है? सो न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब आज तक अपन एक ही चीज तो पढ़ते आए हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब अभी आप एक चीज पर गौर करो, हम लोग बोल रहे थे एटॉमिक मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्या नंबर मास के बराबर होता है? क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए।
हाँ कैसे? क्योंकि हम लोग उस समय यूनिट ले रहे थे यूनिफाइड मास, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या फिर U, जो कि होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ C12। जो अपने पास C12 कार्बन का जो 12 वाला एसिड आइसोटोप होता है उसके 1/12 के बराबर होता है 1U, विच इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर होता है। तो अपन उस चीज को बार बार इतना बड़ा बड़ा वैल्यू क्यों लिखे? तो अपन इसीलिए उसको U में लिखते थे। बट जब डेंसिटी निकाल रहे हो आप, तो आपको यहां पर ये तो A जो है ये क्या है? एटॉमिक मास है। कौन सी यूनिट में है? ये यूनिफाइड मास है, मतलब कि U वाले सिस्टम में हमें इसको kg में लेके जाना है। kg में लेके जाना है तो अपन को इसको एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अब जाके आएगा केजी में। समझ में आई बात? कई लोग ये समझ नहीं पाते कि मास आप ले रहे हो तो एटॉमिक मास ए ले लो ना, एम का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? ए जो है वो यूनिफाइड मास है, मतलब कि यू में था, हमको केजी में लेके जाना था, इसीलिए हमको इसमें एम का मल्टीप्लाई करना पड़ा, मतलब कि एक न्यूक्लियॉन के केजी में मास के बराबर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम तो स्फेरिकल मान रहे हैं, उसको स्फेरिकल मान रहे हैं, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है तुम्हारे पास? आर की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, R0 a⁻1/3। उठाओ और यहां रख दो। जैसे ही यहां पर प्लेस करोगे ma 4/3 पाई R0 a⁻1/3 का होल क्यूब, जैसे ही क्यूब की वजह से अंदर लेकर जाओगे ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 3ma। ये कैसे आया? ये 3 चला गया ऊपर, सो ये हो गया 3ma। 4 पाई R0 का क्यूब, R0 क्यूब, a की पावर 1/3 का क्यूब, 1/3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल। अगर गौर से देखो तो नीचे a बन रहा है, ये a से a भी कैंसिल। तुम्हारे पास डेंसिटी आ जाएगी 3m/4 पाई R0 का क्यूब। और जैसे ही डेंसिटी आ गई, गौर से देखो इस डेंसिटी के फॉर्मूले में 3 कांस्टेंट है, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, R0 भी कांस्टेंट है। मतलब कि चाहे आप न्यूक्लियस की बात करो सोडियम की, चाहे आप बात करो यूरेनियम की, चाहे आप बात करो हाइड्रोजन की, चाहे आप बात करो हीलियम की, सबकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। मतलब आपसे एग्जाम में यह पूछा गया है हॉट्स में कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम टू हाइड्रोजन? आंसर इज 1:1, क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक मास। कोई भी न्यूक्लियस उठा लो उसकी डेंसिटी यही आने वाली है। दैट्स इट, कहानी खत्म, पैसा हजम। ये आपने डेंसिटी की पूरी कहानी को समझ लिया। शुरू कहां से करी थी हमने? शुरू हमने की थी बात मास अपॉन वॉल्यूम से। मास अपॉन वॉल्यूम में एटॉमिक मास में एक न्यूक्लियॉन के मास का मल्टीप्लाई क्यों किया था? ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद तो आर की वैल्यू रखी और कुछ नहीं किया। ठंडे दिमाग से एक बार सोचोगे आंसर निकल के आ जाएगा। तो भाई अब अपन को आगे बढ़ना है न्यूक्लियस में। तुम लोगों ने बहुत सारे कमेंट करे थे कि बाबा जी न्यूक्लियस न्यूक्लियस अभी बचा हुआ है। चलिए भाई न्यूक्लियस को कंप्लीट करते हैं, मगर उसके लिए चलना पड़ेगा पहले बाबा जी के बूटी सेक्शन में, तो वहीं बढ़ते हैं पहले। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। गर्मी का टाइम है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, गला सही चल नहीं रहा है, आइसक्रीम खाने का बहुत ज्यादा मन है, गन्ने का जूस देख के तो बिल्कुल जीभ में बाहर आ जाती है, मगर गला साथ दे नहीं रहा। कोई बात नहीं, बूटी में तो साथ कर ही लेते हैं अपन, वर्चुअली तो पी लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरे पास बहुत सारे ग्लासेस है, 1 2 3 4 5 6 ग्लासेस है। इनके अंदर सभी के अंदर 1 लीटर का अपने पास जूस है या फिर लिक्विड है। अगर मैं इन सबको कंबाइन कर दूं एक बड़े वाले ग्लास के अंदर, तो इसके अंदर टोटल होना चाहिए था 6 लीटर। एक बार सोचो जरा, क्या इसके अंदर 6 लीटर होगा? हाँ, सुनाई नहीं दिया मुझे यार, तुम लोगों ने क्या बोला? होगा, है ना? ऐसा कह रहे हो? नहीं होगा। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यार एक बूंद तो रह जाएगी ना। वो फ्रूटी की 10 रुपए वाली केन पूरी पीने के बाद जब वो एंड में दबा दबा के उसके अंदर की एक बूंद निकालते हैं अपन, उसका मजा ही कुछ अलग होता है कि नहीं? इसके बाद भी एक आध बूंद रह जाती होगी। तुम में से कई लोगों ने तो उसको फाड़ के जीभ से बढ़िया बेहतरीन तरीके से सफाई भी मचाई होगी। हाँ, तब बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा, अदरवाइज एक बूंद तो उसके अंदर बचेगी। तो जब हम लोग इतने सारों को कंबाइन करेंगे इसके अंदर, तो कहीं ना कहीं एक ड्रॉप तो बच जाएगी। तो ये होगा 5.99999 लीटर, मगर 0.000001 वाला तो बच ही जाएगा इन सब के अंदर, वो एक बूंद पानी की। बस यहीं से अपने पास कॉन्सेप्ट निकल के आता है मास डिफेक्ट का। मास डिफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली में जब हम किसी न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं?
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अगर सपोज करिए ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर 5 प्रोटॉन्स हैं और 5 न्यूट्रॉन्स हैं, तो एक्चुअली में ये न्यूक्लियस मिलके बना है 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन्स है। और अगर मुझे पता है कि एक प्रोटॉन का मास कितना है, तो क्या मैं 5 प्रोटॉन का 5 प्रोटॉन्स का मास निकाल सकता हूं? क्या मैं 5 न्यूट्रॉन्स का मास निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल इसका ऐसा ही आएगा। मास ऑफ प्रोटॉन दे देगा, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, अगर 5 है तो, नहीं तो जितने भी हो उतने का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आप निकाल कर लाओगे वो क्या होगा? इसका मास। भाई सपोज करो इसके पास Z प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, इनटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन, प्लस इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हुए? यहां तो 5 हैं, बट जनरली अपने पास क्या होता है, A माइनस Z होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? Mn। तो ये एक्चुअली में मास होना चाहिए इसका, वही जो कंबाइन किया था अपन ने, ये होना चाहिए था मास। बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो मास उस न्यूक्लियस का होता है इस कैलकुलेटेड मास से थोड़ा सा कम होता है। जैसे कि उस बड़े वाले ग्लास में जो वाटर था, जो पानी था, वो थोड़ा सा कम था एज कंपेयर टू वो जो 6 में मिलाकर था। तो उसी तरह से ये कैलकुलेटेड मास था, ये हमारे पास हो गया कैलकुलेटेड मास। ठीक है, कैलकुलेटेड मास में यहां पर आप जरूरी नहीं है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। मैंने तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिखाया। अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहते हो बिल्कुल मत लिखो, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये कैसा मास आ गया आपके पास? ये आ गया कैलकुलेटेड मास। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि जो हमारा मास आ रहा है वो मास इससे थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे ही तो अपन बोलेंगे मास डिफेक्ट। भाई नाम ही है मास का डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मतलब क्या? भाई कोई भी न्यूक्लियस जिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलके बनाए उन सबके मास का सम होना चाहिए था उसका मास, कैलकुलेटेड मास, मगर वो मास थोड़ा सा कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसे ही तो हम क्या कहने वाले हैं? मास डिफेक्ट। सो व्हाट इज बेसिकली योर मास डिफेक्ट? मास डिफेक्ट इज difference between the calculated mass and observed mass of a nucleus is known as mass defect। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्लियर होना चाहिए आपको। यहां पर बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल फॉर्मूला है। यहां पर एक चीज देखो भाई, अब इस दुनिया में आप कहोगे सर बाबा जी ये जो मास डिफेक्ट हुआ ये गया कहां? तो आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जितना ज्यादा मास का लॉस होता है उतनी ज्यादा एनर्जी चली जाती है, निकल जाती है। जितनी ज्यादा एनर्जी निकल जाएगी उतनी कम एनर्जी बचेगी, जितनी कम एनर्जी बचेगी उतना ज्यादा स्टेबल। इसके लिए तुम्हें एक बात बताता हूं। एक बार एक बंदा जा रहा था नीचे से, उसके ऊपर गिर गया एक गमला। अब वो जैसे गिरा वो गुस्से में तमतमाया हुआ, बिल्कुल अरे छोड़ूंगा नहीं, किसने मेरे ऊपर ये फ्लावर पॉट गिरा दिया। वो गुस्से में आया, पूरे ऊपर 4थी मंजिल तक चढ़ा। उसने कहा आज तो सर फोड़ दूंगा जिस मेरे सर पे गमला गिराया है। वो जैसे ही उसने गेट खोला, सामने देखा एक खली टाइप का आदमी खड़ा। ए कैसे आना हुआ तेरा? जैसे ही उसने कहा, उसकी आवाज जो थी वो कहता है भाई साहब आपका फ्लावर पॉट वापस करने आया था। तो सामने वाले की एनर्जी ज्यादा, तो इनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली कम, स्टेबल हो गए। तो जिसकी एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, और एनर्जी कम कब? जब मास डिफेक्ट ज्यादा। आई थिंक अब तो सीधे सीधे दिमाग में घुसा है ये। और अगर अपन देखें तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं, तो अगर हम यहां पर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मास डिफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। मतलब जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। हम तो चाहते हैं मास डिफेक्ट ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। और भाई इसी तरह से दिमाग क्लियर रखो, मास डिफेक्ट खत्म हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक आता है बाइंडिंग एनर्जी। कुछ मत सोचो, किसी भी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, सपोज करिए किसी के अंदर Z प्रोटॉन है या 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है, तो उन 5 प्रोटॉन्स को और 5 न्यूट्रॉन्स को अलग करना, मतलब एक एक प्रोटॉन को एक एक न्यूट्रॉन को अलग करना और उनको बहुत दूर ले जाना ताकि उनके बीच में कोई भी फोर्स अब ना रहे। किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो कहलाती है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। तुमने अपने दोस्त का हाथ पकड़ के कहा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। बाहर से एक सुकन्या आई, उसने बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, अल्टीमेटली तुमने उसका हाथ छोड़ दिया। तो जितनी उसने कोशिश करी तुम्हें निकालने के लिए बाहर,
और फाइनली जिस कोशिश के बाद आप बाहर हुए वो आपके दोस्त के साथ बाइंडिंग एनर्जी थी। मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसे एग्जांपल सीधे घुसते हैं दिमाग में। मतलब अगर अपन देखें तो किसी न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो उसकी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी, और उनको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट करना है, बहुत दूर करना है। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकलेगी, तो आपको आइडिया दे दिया था मैंने भाई। अगर आप देखो तो ये न्यूक्लियस है, आपने बाइंडिंग एनर्जी दी, ये अपने छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स में अपार्ट हो गया, दूर हो गया। द बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। A system of separated nucleons has a greater mass than a system of bounded nucleus। अभी अपन ने देखा था ना कि जब पहले अलग अलग मास निकालोगे, सम करोगे तो उसका मास ज्यादा होगा, और जब आपके पास एक साथ कंबाइन करने पे निकाल रहे थे तो कम आ रहा था, ऑब्जर्व्ड मास कम आ रहा था। खैर, तो यहां पर आपको स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो एनर्जी कहलाएगी इसकी बाइंडिंग एनर्जी। और उस एनर्जी की वैल्यू निकालनी है अपन को काहे से, आइंस्टीन साहब से। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, यहां पर बस m की जगह हो जाएगा डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर। न्यूमेरिकल में स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना, अगर आप चाहो तो मास डिफेक्ट की ये वैल्यू यहां पर रख सकते हो और गंदा गंदा फॉर्मूला दिखने लग जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको और फर्दर सॉल्व कर सकते हो, तो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा m इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर, यानी कि c जो स्पीड ऑफ लाइट थी उसका स्क्वायर। अगर आप और चाहो तो इसको ऐसा लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली ये आता है 931.5 डेल्टा m इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू ये आती है, और ये याद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रखना, क्योंकि हमारी इस चैप्टर में जो कैलकुलेशंस हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर बेस्ड होंगी। तो एनर्जी जूल में अपन नहीं निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना। और 931.5 अगर वो वहां पर बोलें कि 1U इज इक्वल टू 930 तो 930 ले लेना। सो ये आपके पास आ गया, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। मास डिफेक्ट निकालो और यहां रख दो और आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बट वो तो सिलेबस में है नहीं, इसीलिए टेंशन मत लो। कई स्कूल के टीचर्स ने दे दिया है, बट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज नॉट इन सिलेबस। अगर आता है तो वो क्वेश्चन को एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैं स्पेसिफाई करके तो मैं कह रहा हूं। अब अगर अपन आ जाएं तो नेक्स्ट अपने पास आता है, अभी देखो हिरोशिमा नागासाकी पे क्या चल हुआ था, एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था। अभी बार बार रशिया यूक्रेन से बोल रहा है तुम्हारे यहां बम फूटेगा, तुम्हारे यहां बम फूटेगा। वर्ल्ड से बोल रहा है ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, कौन सा बम फूटेगा, जी हां एटॉमिक बम फूटेगा। इसकी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन है, न्यूक्लियर चैप्टर में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो की पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, जब अपन किसी हैवी न्यूक्लियाई के ऊपर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं तो उसका मास हो जाता है क्रिटिकल मास, और उसके बाद वो स्प्लिट हो जाता है स्मॉलर न्यूक्लियाई में, कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई में, और बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करता है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। यानी कि यूरेनियम के ऊपर अगर आपने न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग करवाई तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ये यूरेनियम जो था ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है, और ये यहां पर अपन को और 3 न्यूट्रॉन दे देता है, जो फर्दर दूसरे यूरेनियम एटम के पास जाते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और आगे जाके और स्प्लिट हो जाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ जिस इक्वेशन की जरूरत है यहां पर वो इक्वेशन ये है, और सिंपल सी डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियाई into 2 or more smaller nuclei is known as nuclear fission। और इस केस में ये रिएक्शन अपन को पता होनी चाहिए, और ये रिएक्शन अगर आपको याद है तो बस, अगर ये रिएक्शन आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, और एनर्जी जो निकलेगी वो निकलेगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। इसके बाद फाइनली अब अपने पास जो बचता है वो बचता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये वो है जो एटॉमिक बॉम्ब के बाद में होता है, मतलब इसके लिए पहले से बहुत हायर टेम्परेचर, नोट करो, इसके लिए बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर की जरूरत है। जो सूर्य देवता में हो रहा है ना, बूम भाम बूम, वो जो हो रहा है वो एक्चुअली में हाइड्रोजन एक्सप्लोजन ही हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं वहां पर। जब स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन हो जाते हैं और फॉर्म करता है बिगर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियाई, तो उस फिनोमेना को अपन कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। It is the phenomena of fusing 2 or more lighter nuclei to form a single heavy nuclei is known as
न्यूक्लियर फ्यूजन, इसके लिए बहुत हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और अगर इतना टेम्परेचर नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जब पास आएंगे तो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे तो भाई उतना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स होगा, उसको ओवरकम करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए। एक एटॉमिक बॉम्ब अगर एक सिटी को उड़ाता है तो एक हाइड्रोजन बॉम्ब पूरे के पूरे स्टेट को उड़ा सकता है, इतना पावरफुल होता है। एक 7000 डिग्री सेल्सियस करेगा टेम्परेचर तो एक 60000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर कर देगा। इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन इज़ फार मोर डेंजरस। बस इतनी डेफिनेशन तुम्हें दिमाग में रखनी है। इसके बाद मैं तुम्हें यहां पर कुछ रिएक्शंस दिखा रहा हूं, इनमें से जो याद हो जाए उतनी काफी है, बट अगर ये रिएक्शन याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, जिसमें ड्यूटीरियम और एक ट्रीशियम कंबाइन होकर हीलियम बना रहे हैं। फाइनली इसमें एनर्जी आपको याद रहे ना रहे क्यों लिख देना, बट ये आपको जो फ्यूजन की रिएक्शन है ये आपको याद होना चाहिए। ये रिएक्शन भी आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन आप याद कर लीजिए। ये रिएक्शन सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए हैं। अगर आप ये 3 स्टेप लिखते हो दैट्स इट, फाइनल, नो प्रॉब्लम। अगर आप ये दोनों स्टेप लिखते हो तो भी ठीक है, और अगर आप अकेला ये 3rd स्टेप लिखते हो तो भी ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन यहां पर खत्म होता है, आपका न्यूक्लियस भी यहां पर खत्म होता है। तो जो तुम्हारे डाउट्स थे वो भी खत्म हो गए, और बहुत जल्दी बाबा जी लाइव आ रहे हैं तुम लोगों के डाउट्स लेने के लिए। तो कब आ रहे हैं वो देखते हैं अपन इस वीडियो में। तो बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, व्यूज नीचे नहीं जाने चाहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।